अभी 18 मई को आगरा में एक मंदिर के अंदर 5 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ। 5 साल की बच्ची के साथ। और उससे भी ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि जब वो बच्ची चीखने लगी, उसकी दादी वहां पे पहुंचती है तो बलात्कारी दरिंदा जो था, जो उस बच्ची के साथ मंदिर में रेप कर रहा था, वो बलात्कारी दरिंदा उस बूढ़ी दादी को धक्का मार के चला जाता है। फिर जब वो चीखती हैं, चिल्लाती हैं, तो लोग वहां पे इकट्ठा होते हैं और उस आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले करते हैं। ये सोचकर कि पुलिस जब उत्तर प्रदेश की ये सुनेगी कि 5 साल की बच्ची के साथ मंदिर में रेप हुआ, तो आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी, उसको पकड़ के जेल में डालेगी, उसको आगे सजा कैसे मिल सकती है इसके बारे में सोचेगी। लेकिन शर्मनाक बात यह है, और आदित्यनाथ जी के कानून व्यवस्था के दावे की पोल इस बात से खुलती है कि उस आरोपी को, बलात्कार के आरोपी को, मंदिर में 5 साल की बच्ची का रेप करने वाले आरोपी को थाने से छोड़ दिया जाता है। फिर उसकी मेडिकल रिपोर्ट आती है और मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद तब उस दरिंदे को गिरफ्तार किया जाता है। क्या इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई हो सकती है? कहीं कोई बच्ची छेड़खानी से तंग आके, सहारनपुर की घटना है, जहर खा के मर जा रही है। कहीं किसी का बलात्कार हो रहा है, बलात्कार करके हत्या कर दी जा रही है। कई ऐसे बीजेपी नेताओं के वीडियो आ रहे हैं जो ये दिखाता है कि महिलाओं के प्रति इनकी सोच क्या है। और कल जिस मामले में मैं गया था, अलीगढ़, वो तो और ही रूह कंपा देने वाली घटना है। 4 मुस्लिम युवक गाड़ी से मीट लेके जा रहे हैं। कुछ लोगों ने उनको रोका, कहने लगे ये गौ मांस है। उन्होंने कहा ये गौ मांस नहीं है, हम अलीगढ़ की फैक्ट्री से मांस लेके आ रहे हैं। कहने लगे रसीद दिखाओ। उन्होंने रसीद दिखाई, रसीद उठा के फाड़ के फेंक दिया। उन्होंने, उन गुंडों ने रसीद उठा के फाड़ के फेंक दिया और कहने लगे ये गौ मांस है, और मारना शुरू कर दिया। वो वीडियो आप सब मीडिया के मित्रों ने देखी होगी। इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, एक एक नौजवान के सर में 36-36 टांके लगे। मैं देख के आया कल अलीगढ़ में। शरीर पूरा लहूलुहान हो गया। पीटते रहे, मारते रहे। सुबह 9:15 बजे 112 नंबर की गाड़ी पुलिस की जा रही थी। उनमें से एक नौजवान चीख के भागा कि शायद पुलिस वाले हमारी मदद करेंगे। पुलिस वाले छोड़ के चले गए। फिर आधे घंटे के बाद आए, तब तक वहां 300-350 लोग इकट्ठा हो गए थे। सब मारपीट में लग गए थे। पुलिस वाले गाड़ी से उतार रहे हैं इन लोगों को कि उतरो, हटो यहां से। बहुत मुश्किल से किसी तरीके से वो लोग हॉस्पिटल पहुंचाए गए और अभी चारों का इलाज, कदीम, अरबाज, अकील और फिर एक और लड़के का नाम अकील था, चारों का इलाज अलीगढ़ में चल रहा है। हम क्या बताना चाहते हैं उत्तर प्रदेश को? हम क्या बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश को? आपको गौ रक्षा के नाम पे गुंडागर्दी का लाइसेंस किसने दे दिया? और उस मीट का परीक्षण हुआ, रिपोर्ट आ गई, उसका लैब से उसकी टेस्ट हुआ, रिपोर्ट आ गई कि वो गौमांस नहीं था। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं।
पूरे देश के 3 सवाल हैं। नंबर 1, वो आतंकवादी पहलगाम में आए कैसे? नंबर 2, उन आतंकवादियों को अब तक मारा क्यों नहीं गया जिन्होंने हमारे बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़े? और नंबर 3, ट्रंप के दबाव में आपने सीज फायर क्यों डिक्लेयर किया जब भारतीय सेना पीओके पे कब्जा कर सकती थी, बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर सकती थी? ये 3 सवाल का जवाब प्रधानमंत्री जी को जरूर देना चाहिए। और एक चीज़ मैंने सुना, मुझे कई बार भाजपाइयों पे बड़ी हंसी भी आती है। कह रहे हैं कि अब बीजेपी का कार्यकर्ता घर घर में सिंदूर बांटेगा। बताइए, शर्म नहीं आती इनको? अरे भैया, सिंदूर का मतलब पता है आपको? एक महिला के लिए सिंदूर का मतलब है उसके पति के द्वारा उसके माथे में सिंदूर भरा जाता है। भाजपाइयों, इतनी तो समझ कर लो। कोई लुच्चा लफंगा जाके किसी के घर में सिंदूर दे के चला आएगा किसी महिला को? वो उसका सिंदूर अपने माथे में भर लेगी? अरे ऐसे बिना सिर पैर के कार्यक्रम बनाते हो, सोचते भी नहीं। भैया, सिंदूर भरता है पति अपनी पत्नी के मांग में। सिंदूर उसके माथे का गौरव है, सिंदूर उसका सम्मान है, सिंदूर उसका स्वाभिमान है। और भाजपाइयों की हालत तो क्या हो गई है इस समय पूरा देश देख रहा है। और कह रहे हो कि तुम्हारे कार्यकर्ता घूम घूम के सिंदूर बांटेंगे महिलाओं को। मैं भाजपाइयों को समझा रहा हूं, ऐसे कार्यक्रम मत करो, पता चला 2-4 थप्पड़ न खाने पड़े किसी महिला से आपके कार्यकर्ताओं को। अजीब हाल है इन लोगों का। तीसरी और अंतिम बात, उसके बाद अवध ओझा जी अपनी बात रखेंगे। एक बड़ा दावा किया गया कि भारत दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अब इस दावे की हकीकत क्या है? पहली बात तो यह दावा गलत है। अरविंद विरमानी जो नीति आयोग के सदस्य हैं, अरविंद विरमानी जी ने इसका खंडन किया है और उन्होंने कहा है कि ये एक संभावना है कि 2025 के अंत तक अगर अर्थव्यवस्था की जो वर्तमान गति है ये गति कायम रही तो भारत जापान से आगे जा सकता है। लेकिन ढोल पीटना शुरू कि भारत दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। हमें भी खुशी होगी, हम पहली अर्थव्यवस्था बन जाएं, दूसरी बन जाएं। लेकिन वास्तविक खुशी आप लोगों को कब होगी? जब इस देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि भारत दुनिया के 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था जो कि बनी नहीं है, बनने का दावा कर रही है, मोदी जी दावा कर रहे हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत 140वें स्थान पे खड़ा है। 140वें स्थान पे। और प्रति व्यक्ति आय के मामले में हमारे देश के प्रति व्यक्ति आय क्या है? थोड़ा ये लिस्ट जरा ध्यान से सुनिएगा। अमेरिका के सालाना प्रति व्यक्ति आय है 74 लाख रुपए। चीन की सालाना प्रति व्यक्ति आय है 4,80,000 रुपए। ऑस्ट्रेलिया की प्रति व्यक्ति आय है सालाना 51,50,000 रुपए। ब्रिटेन की है 41,20,000 रुपए। जापान, जिससे आप आगे निकलने का दावा कर रहे हैं, जापान की प्रति व्यक्ति आय है 27 लाख रुपए वार्षिक, 27 लाख रुपए सालाना। न्यूजीलैंड की प्रति व्यक्ति आय है 41 लाख रुपए सालाना। श्रीलंका की प्रति व्यक्ति आय है 3,30,000 रुपए।
भूटान की प्रति व्यक्ति आय है 3,20,000 रुपये, सिंगापुर की प्रति व्यक्ति आय है 77,50,000 रुपये, दक्षिण अफ्रीका की प्रति व्यक्ति आय है 5,80,000 रुपये, लग्जमबर्ग की प्रति व्यक्ति आय है 1,21,00,000 रुपये, आयरलैंड की प्रति व्यक्ति आय है 1,18,00,000 रुपये, मकाओ की प्रति व्यक्ति आय है 1,04,00,000 रुपये, कतर की प्रति व्यक्ति आय है 98,00,000 रुपये, यूएई की प्रति व्यक्ति आय है 80,00,000 रुपये, स्विट्जरलैंड की प्रति व्यक्ति आय है 76,00,000 रुपये, नॉर्वे की प्रति व्यक्ति आय है 68,00,000 रुपये, डेनमार्क की प्रति व्यक्ति आय है 64,00,000 रुपये, भारत की प्रति व्यक्ति आय है 2,43,000 रुपये और भूटान की प्रति व्यक्ति आय है 3,20,000 रुपये और श्रीलंका की प्रति व्यक्ति आय है 3,30,000 रुपये। तो हम प्रति व्यक्ति आय के मामले में भूटान और श्रीलंका जैसे देश से भी पीछे हैं। और अगर हम कहते हैं कि आबादी हमारी देश की बहुत ज़्यादा है तो चीन को ले लीजिए, तो चीन में भी जो प्रति व्यक्ति आय है वो है 4,80,000 रुपये और हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है वो है 2,43,000 रुपये, यानी कि चीन की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 2 गुना है भारत की प्रति व्यक्ति आय से। और आंकड़े क्या है? भारत के प्रधानमंत्री ने 18 घंटे मेहनत की, दिन रात मेहनत किया। 2014 में भारत के ऊपर जो कर्जा था वो कर्जा था 55 लाख करोड़ रुपए। भारत के 14 प्रधानमंत्रियों ने देश के लिए जो कर्जा लिया वो कर्जा था 55 लाख करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री जी ने कहा हम ऐसे नहीं मानेंगे, हम कर्ज का विकास करेंगे। दिन रात मेहनत किया उन्होंने और उन्होंने कर्ज का विकास किया। उन्होंने कहा जितना तुम 14 लोगों ने लिया है उसका 2 गुना से ज्यादा हम लेंगे अकेले। 181 लाख करोड़ रुपए भारत को कर्जे में डुबा दिया आज की तारीख। यह आपकी देश की बड़ी अर्थव्यवस्था, यह आपकी सच्चाई। भारत की शिक्षा की जो हालत है, जीडीपी का 2% से कम हम शिक्षा के ऊपर खर्च करते हैं। 2% से कम हम जीडीपी का स्वास्थ्य के ऊपर खर्च करते हैं। और जो कुछ आंकड़े हैं इस देश में, बच्चों की क्या हालत है और अमीरी और गरीबी के बीच का फर्क क्या है। भुखमरी के मामले में भारत 105वें स्थान पे है। हैप्पीनेस इंडेक्स, खुशहाली के मामले में हम 126वें स्थान पर हैं। 5 साल से कम उम्र के 35.5% बच्चे बौनेपन का शिकार हैं और 18.7% बच्चे 5 साल से कम उम्र के कम वजन का शिकार हैं और 2.9% बच्चे 5 साल की उम्र पूरी करते करते मर जाते हैं। ये हमारे विकास के दावों की सच्चाई। 82 करोड़ लोग, आप सब जानते हैं, 5 किलो राशन पे जिंदा है। 1% आबादी के पास 40% देश की संपत्ति है और 50% देश के गरीबों के पास 4% संपत्ति है और राष्ट्रीय आय का 23% 1% आबादी के पास है और 13% 50% आबादी के पास है और देश की 50% आबादी से 64% जीएसटी वसूली जाती है और 10% आबादी से मात्र 4% जीएसटी वसूली जाती है। ये कुछ आंकड़े थे जो मैंने समझा कि आपको बताना जरूरी है। नहीं गए तो उसके लिए लड़ाई भी हमने लड़ी। संजय, दिल्ली में से बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई चल रही है, पकड़े भी जा रहे हैं, इनको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या तो 11 साल से किसकी सरकार थी? अच्छा, एक चीज आप मुझे बताइए कि 11 साल से यहाँ पे कोई ट्रंप की सरकार नहीं है, ओबामा की सरकार नहीं है। यहाँ पे सरकार है महामानव की और महामानव ने 11 साल में 11 बांग्लादेशी आज तक नहीं भगाया।
पूरे देश से। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहा गया, सुन तो लीजिए मेरी बात। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि प्रधानमंत्री हमारे, उनके नस नस में नौटंकी भरी हुई है। तो ड्रामे और नौटंकी भाजपाइयों का चरित्र है। बांग्लादेशी घुसपैठिया हिंदुस्तान के किसी भी कोने में मिलेगा तो उसको डिपोर्ट कौन कर सकता है? केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार। ठीक है, बॉर्डर पे सिक्योरिटी किसकी है? बीएसएफ, भारत की सेना। ये किसके अधीन है? प्रधानमंत्री के अधीन आती है। तो वहां से पहली बात तो एक बांग्लादेशी घुसता है, वो त्रिपुरा पार करता है, आसाम पार करता है, बंगाल पार करता है, बिहार पार करता है, झारखंड पार करता है, यूपी पार करता है तो दिल्ली कैसे पहुंच जाता है? अब मुंबई में कैसे बांग्लादेशी मिल जाता है? मैं आज तक यही नहीं समझ पाया भाई। या तो वो ढाका से हवाई जहाज लेके सीधे दिल्ली उतर रहा है, तो एस जयशंकर का इस्तीफा मांगिए, कैसे आ गया बिना वीजा पासपोर्ट के? और अगर वो त्रिपुरा, बंगाल, आसाम, बिहार, झारखंड, यूपी पार करके दिल्ली पहुंच रहा है तो एक जगह केंद्र में महामानव है, उसके बाद आसाम में उनकी पार्टी डबल इंजन, फिर वहाँ बिहार में 2-2, 3-3 दल मिलके डबल इंजन, यहाँ तो मतलब कई इंजन है, बाबा जी का भी, योगी जी का भी, मोदी जी का भी, सबका इंजन यहाँ। और फिर अब दिल्ली में तो 4-4 इंजन हो गया। एलजी का इंजन अलग चल रहा है, मोदी जी का इंजन अलग दौड़ रहा है, मेयर का इंजन अलग दौड़ रहा है, रेखा गुप्ता जी अलग इंजन अपना चला रहे हैं। तो सब 4-4 इंजन की सरकार है। 11 बांग्लादेशी, मैंने पार्लियामेंट में पूछा था, 11 बांग्लादेशियों का नाम बता दो 11 साल में जिसको डिपोर्ट किया हो। नहीं बता पाए। संजय जी, बिजली की दरें फिर से एक बार बढ़ने जा रही है, 4.2% बिजली की दरें बढ़ी। देखिए, राष्ट्र की मजबूती के लिए बिजली के दर भी बढ़ेंगे, फीस भी बढ़ेगी, और जो है वो अस्पताल की फीस भी बढ़ेगी। और देखिए, विकास के नाम पे हम लोगों ने अभी चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। अब हमें क्या चिंता है?